तो हेलो दोस्तों, हम आज दिखाने वाले हैं जो आरजी कॉल का जो रेप हुआ था वो सच्चा पूरा जो लिया है हम सौरभ ठाकुर का चैलेंज से। तो उनका वीडियो है ऑफिशियली, उनका लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो आरजी कॉल का पूरा सच, पूरा सब कुछ वो वीडियो में बताया है। तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, देखिए क्या बताता है आरजी कॉल का जो रेप केस था। कोलकाता रेप केस में सामने आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई है जो अब तक कई लोगों को नहीं पता, और यह घिनौना सत्य पूरे देश और स्पेशली बंगाल की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 8 अगस्त का यह रेप और मर्डर केस तो इंडिया भर में काफी हाईलाइट हुआ, लेकिन उससे भी कड़वी दबाई गई सच्चाई यह है कि इस हॉस्पिटल में ऐसी गिरी हुई हरकत कोई पहली बार नहीं हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ऐसी 6 और मौतें हो चुकी है जो भी हॉस्पिटल ने इसी केस की ही तरह सुसाइड बोल के दबाने की कोशिश की थी। बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। विक्टिम के फादर का यह सीधा आरोप है कि यह पूरा क्राइम सेमिनार रूम में तो हुआ ही नहीं था, मर्डर करने के बाद बॉडी को बस वहां पर रख दिया गया था। और जितनी भी कहानी आपको न्यूज मीडिया में सुनने के मिल रही है, ये सारी की सारी आपको असली क्राइम से भटकाने की कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन सिर्फ उस रेपिस्ट पे डालने की कोशिश कर रही है, जबकि आरजी कर हॉस्पिटल का इस क्राइम में सबसे बड़ा हाथ है। ये डायरेक्ट ब्लेम विक्टिम के फादर और कई सारे डॉक्टर्स ने लगाया। नाउ दिस इज जस्ट इनसेन। ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में एक सेक्स रैकेट चलता था, वहां पर इलीगल ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग की जाती थी, और तो और वहां पर बहुत ही ट्विस्टेड किस्म की पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की शूटिंग तक होती थी। इसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन क्योंकि विक्टिम को हॉस्पिटल के ये सारे इलीगल धंधों के बारे में पता चल गया, इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान ले ली गई। एलिगेशंस तो ये भी लग रहे हैं कि दरअसल संजय रॉय मेन कल्प्रिट है ही नहीं, ये तो बस सिर्फ एक बलि का बकरा है जिसे हलाल होने के लिए आगे कर दिया गया ताकि कुछ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को बचाया जा सके। और फिर आरजी कर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है ना, संदीप घोष, इन पर भी शक की सुई लटकी हुई है, क्योंकि इस केस के बस 3 दिन बाद इन्होंने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद ही उन्हें पास ही के एक दूसरे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की जॉब भी मिल गई। और आखिर में सबसे बड़ा एलिगेशन लग रहा है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर। आज पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लोग उन्हें रेजिग्नेशन डालने के लिए तक कह रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष टीएमसी के खास है, और यह सब कारनामा सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ममता बनर्जी के सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली विक्टिम के साथ हुआ क्या था? कौन है इसके पीछे का मेन कल्प्रिट? क्या वाकई में हॉस्पिटल जिम्मेदार है? क्या वाकई में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने इलीगल धंधे चालू थे? और अंत में क्या ममता बनर्जी एक औरत होकर एक लड़की के साथ हुए इतने घिनौने अपराध को सिर्फ अपने सत्ता बचाने के लिए दबाने की कोशिश कर रही है? आई नो सभी के मन में बहुत सारे सवाल है, और ऑनलाइन सोशल मीडिया में आप देखोगे तो बहुत सारी थियरीज और हाइपोथेसिस बन रहे हैं, कई तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो कि सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है। बट असली सच्चाई क्या है? वेल फ्रेंड्स, आज मैंने और मेरी टीम ने इन सारे एलिगेशंस पर डिटेल में रिसर्च किया है। इस कहानी में जितने भी किरदार इन्वॉल्व है ना, उन सबके पास्ट को स्टडी करके मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ्स रखने वाला हूं जो ये क्लियर कर देगा कि कोलकाता रेप केस ये कोई इकलौता क्राइम नहीं है, बल्कि ये उस हॉस्पिटल में चल रहे एक बड़े क्राइम के नेक्सस का सिर्फ और सिर्फ एक केस है। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पत्ते खोलेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं, 8 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक 31 इयर्स की रेसिडेंट पीजी डॉक्टर की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था, उनके दोनों पैर राइट एंगल्स पर थे, उनका कॉलर बोन तक टूट चुका था, और बॉडी और फेस पर बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। 9 अगस्त की सुबह उनके पेरेंट्स को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल जाता है, कहकर कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। यस, जिस बॉडी को देखते ही कोई भी एक झटके में बोल देगा ये क्लियर कट मर्डर है और रेप केस है, उसे हॉस्पिटल ने सुसाइड बोलकर दबाने की कोशिश की। लेकिन फिर पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। We want justice, whatever, however it is, enough is enough.
और अंत में संजय रॉय नाम के इस बंदे को पकड़ा गया, जिसने फिर एक झटके में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने ये क्राइम कमिट किया है, और उसने ये तक बोल दिया कि मुझे फांसी की सजा भी दे दो, मुझे चलेगा। अब यहां तक ये कहानी सुनकर आपको इसमें कुछ थोड़ा तो फिशी नहीं लग रहा क्या? अब हालांकि सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि यह केस आरजी कर हॉस्पिटल में कोई पहला केस नहीं है। इसके पहले भी इसी हॉस्पिटल में 6 और लोगों की बॉडीज ऐसे ही बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशंस में पाई गई थी। सौमित्रा दास नाम की एक स्टूडेंट की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पंखे से लटकी हुई मिली। अगेन मैनेजमेंट ने बड़े ही कन्वीनियंटली इसे सुइसाइड बोलकर रातों रात दबा दिया, लेकिन सौमित्रा के पेरेंट्स ने यह क्लेम किया कि उनकी बेटी का सरासर मर्डर किया गया है। एक स्टूडेंट की भी मौत हुई थी, उसकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी, यानी कि वापस से सुइसाइड की तरफ इशारा। और फिर साल 2016 में आरजी कर के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के घर से उनकी सीवियरली डिकम्पोज बॉडी मिलती है। साल 2020 में एक 25 साल के जूनियर डॉक्टर ने आरजी कर के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर सुइसाइड कर लिया। और इवन जस्ट पिछले साल 2023 में एक 23 इयर्स के इंटर्न की भी डेड बॉडी मिलती है। रीजन ड्रग ओवरडोज। अब इन सारे केसेस में ना 2 बात बिल्कुल कॉमन है। पहला, आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल, और दूसरा, ये सारी मौतें काफी अननेचुरल और मिस्टीरियस तरीके से हुई है, और हॉस्पिटल ने इसे हमेशा सुइसाइड बोलकर ही दबाने की कोशिश की। अब इन मौतों के पीछे जो सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है वो है बाय यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजूमदार। उन्होंने बताया कि उनको डॉक्टर्स के एक व्हाट्सएप ग्रुप में से ऐसे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बड़े लेवल पर एक ड्रग्स और सेक्स रैकेट चल रहा है। उन्होंने यह भी रिवील किया कि इसमें एक टीएमसी एमपी और उनके नेफ्यू का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें ये उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। अब ऑफ कोर्स हमारा काम तो रिसर्च का ही है, तो इनके एलिगेशंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बंगाल के ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर है। सो हो सकता है ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी ऐसा बोल रहे हो, और इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने इस केस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। और सरप्राइजिंगली हमें अपनी रिसर्च में कई सारे एविडेंसेस मिले जिससे ये प्रूव होता है कि शायद इस कॉलेज में वाकई में इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी। और किसी भी जगह पे अगर इलीगल एक्टिविटीज चलती है और किसी को भी उसके बारे में खबर पड़ जाता है तो क्रिमिनल लोग अक्सर जितना हो सके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और आई विटनेसेस को। 2001 का सौमित्र दास वाला केस आपको याद है ना, जिसकी बॉडी उसके हॉस्टल रूम में लटकी हुई मिली थी और उसे सुइसाइड बोल के केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन सौमित्रा के पेरेंट्स का यह कहना था कि उनके बेटे का मर्डर हुआ है। सो अगर आप चितपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि सौमित्रा की बॉडी के साथ फाउल प्ले किया गया था। पहली बात तो रिपोर्ट बताती है कि उसके थ्रोट में एक रुमाल डाल के उसे चोक किया गया था, और दूसरी बात, क्राइम सीन पर जो नायलॉन की रस्सी मिली थी उसे देखकर ही खुद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर अपूर्वा बोस ने तभी ऑब्जेक्ट कर दिया था कि कोई भी इंसान इतनी पतली नायलॉन की रस्सी से फांसी लगा ही नहीं सकता। अब एटलीस्ट इन चीजों पर इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा केस को दबा दिया गया। इस केस के बाद कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स ने मीडिया इंटरव्यूज में कहा कि उनके कॉलेज में एक सेक्स रैकेट चालू है, जो बात काफी लोगों को पता है। लेकिन सौमित्रा के केस में जो हुआ था उसके वजह से सौमित्रा की जान चली गई, क्योंकि उसकी जीएफ इस रैकेट की विक्टिम बन गई थी, जिसे बचाने के लिए वो इस रैकेट को पब्लिकली एक्सपोज करने वाला था, और इसीलिए उसका मर्डर कर दिया गया। बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया को 2001 में दिए इंटरव्यूज में वहां के स्टूडेंट्स ने बताया कि उस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग की जाती थी, और इसके लिए वहां के स्टूडेंट्स को या फिर बाहर से सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता था। यहां तक कि वहां पर नेक्रोफीलिया से रिलेटेड पोर्नोग्राफी, यानी कि डेड बॉडीज के साथ सेक्स तक शूट करके उसे सेल किया जाता था। स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि ये फिल्म्स पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी, फ्रॉम क्लासरूम्स टू सेमिनार हॉल्स टू हॉस्टल रूम्स, हर जगह इसकी शूटिंग होती थी, और इसके बारे में सारे अथॉरिटीज को पता था। कई बार तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के फीमेल स्टूडेंट्स की फोटोज को तक लेकर पोर्नोग्राफिक कंटेंट में मॉर्फ कर दिया जाता था। ऐसे भी बताया जाता है कि इसके पीछे वहां के कुछ सीनियर डॉक्टर्स का भी हाथ था। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहां इस एलिगेशन के कई सारे सबूत भी मिले थे, जैसे वहां के हॉस्टल रूम्स में ट्राइपॉड्स और रिफ्लेक्टर्स मिले थे।
जो उस दौर में ऑफ कोर्स सिर्फ प्रोफेशनल शूटिंग में ही यूज की जाती थी, बिकॉज हम 2001 की बात कर रहे हैं और तब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बाद भी इस केस में कुछ भी एक्शन नहीं लिया। नेक्स्ट एलिगेशन जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए इतने सारे सस्पिशियस डेथ्स के लिए दिया जा रहा है वो है कि इस कॉलेज में डेड बॉडीज का यूज ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए भी किया जाता था। दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का पर्दाफाश करने की कोशिशों के चलते मारा गया है। 8 अगस्त को जब ये क्राइम हुआ और सोशल मीडिया में एकदम से वायरल हो गया तो मीडिया ने वहां के कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। हिंदू पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि हॉस्पिटल में कई डेड पेशेंट्स की अनक्लेम्ड बॉडीज को ऑटोप्सी के बहाने कॉलेज लाया जाता था और फिर प्रैक्टिकल्स के बहाने उनके ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता था। और ये बात विक्टिम डॉक्टर जिनके साथ अभी हाल ही में क्राइम हुआ उन्हें पता चल चुकी थी और वो भी इस नेक्सस को एक्सपोज करने ही वाली थी और इसीलिए उसका भी मर्डर कर दिया गया। अब अगेन जब हम इस एलिगेशन पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें दो बहुत ही वियर्ड केसेस मिले। 9 जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट मिली जो भी यही क्लेम कर रही थी कि उस हॉस्पिटल में ऑटोप्सी के लिए जो भी पेशेंट्स की बॉडीज आती थी उन बॉडीज को वहां से स्टूडेंट्स के डाइसेक्शन प्रैक्टिकल्स के नाम पर यूज कर लिया जाता था, जो कि सरासर इलीगल है क्योंकि किसी भी डेड बॉडी का बिना फैमिली परमिशन और पुलिस वेरिफिकेशन के डाइसेक्शन यानी कि प्रैक्टिकल के लिए यूज करना बिल्कुल इलीगल है। ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम तक नहीं किया जा सकता है। उसी रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि 2023 में इसी के खिलाफ कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन उसको भी एज यूजुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने दबा दिया। बट इस केस से यह बात तो सरासर प्रूव होती है कि उस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग बिल्कुल होता था। तो हमें इस पर एक और एक केस भी मिल गया। 18 अगस्त 2019 को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिटेड एक 69 इयर्स के आदमी शंभुनाथ दास की मौत हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल ने उनके परिवार को उनकी बॉडी एक प्लास्टिक में रैप करके भेज दी। अब यह बात उनके बेटे को थोड़ी सी अजीब लगी और इसीलिए बॉडी को चेक करने के लिए जब उसने प्लास्टिक हटाया तो ही वॉज कंप्लीटली स्टन्ड। उसके फादर की दोनों आंखें गायब थी। हॉस्पिटल ने उसके फादर की दोनों आंखें निकाल ली थी और वो भी परिवार को पूछे बिना। अब इस बात पर जब उनके बेटे ने कंप्लेन की तो बस सोचो उसे क्या रीजन दिया गया। उसे बोला गया कि उनके फादर की आंखें चूहे खा गए। लाइक लिटरली चूहे पूरे डेड बॉडी से सिर्फ आंखें खा गए। ये कितना ही ओवरटली ब्लेटेंटली स्टूपिड रीजन है जो इनडायरेक्टली साफ साफ ये कह रहा है कि हम तो क्राइम करेंगे, जो हमें मर्जी आ रही है हम वो करेंगे, आपको जो करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन ये सारे केसेस 2019 से ही दबते आ रहे थे और आज भी शायद ये दबा ही रहता अगर 8 अगस्त को हुए इस हादसे पर इतना बड़ा पब्लिक आउटरीच नहीं होता। इस हादसे के बाद जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हुई और हॉस्पिटल के 19 डॉक्टर्स से पूछताछ की गई तब उसमें से आधे से ज्यादा डॉक्टर्स ने वहां हो रही ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जिक्र किया। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल नक्की है कि इस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसा एक इलीगल काम बिल्कुल हो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि जिस हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ एक आध दिन रिसर्च करके हमें इतने सारे सबूत मिल गए और जिस हॉस्पिटल में आज से 23 इयर्स पहले से ही ऐसी रहस्यमय मौतें हो रही है, इतने सारे इलीगल क्राइम्स के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो भी ये हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये सब गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एलिगेशन, जिसे सोशल मीडिया पर भी काफी कम लोगों ने पॉइंट आउट करने का गट्स दिखाया, जिस पर बात करने के लिए भी कई लोगों को लीगल नोटिसेस भेजे जा रहे हैं। वो एलिगेशन है कि इन सारे इलीगल कामों में टीएमसी पार्टी का हाथ है, ममता बनर्जी का हाथ है। तो इस एलिगेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने इस मुद्दे से टीएमसी के जितने भी लिंक्स हो सकते हैं ना, उन सबको खोद के निकालने की कोशिश की। 14 अगस्त की रात को आरजीकर हॉस्पिटल में हुए उस क्राइम सीन को यानी कि सेमिनार हॉल को कुछ गुंडों ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया। ये बात सब जानते हैं। इसके बाद टीएमसी पर ये एलिगेशंस लगे कि ये वैंडलाइजेशन उनके लोगों ने ही करवाया, क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले केस को कोलकाता पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया गया था। सो लोगों का कहना था कि अब क्योंकि टीएमसी केस को दबा नहीं पाएगी और इसीलिए एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना एकदम जरूरी हो गया था। एंड एज एक्सपेक्टेड इन आरोपों को टीएमसी ने ओपनली डिनाई किया। उल्टा उन्होंने तो इस सब का इल्जाम ऑपोजिशन पार्टीज पर डाल दिया। তারা আউটসাইডার আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল ফ্ল্যাগ। बट यहां पर फ्रेंड्स हमें मिले प्रूफ्स और एविडेंसेस इसकी कंप्लीटली ऑपोजिट स्टोरी ही बताते हैं।
सो इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में एक रिपोर्ट इशू की जिसमें उन्होंने बकायदा उस प्रोटेस्ट में मौजूद लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके टीएमसी से लिंक्स चेक करने की कोशिश की और उन्हें ये रिजल्ट्स मिले। ये है सौमिक दास, जो इमरजेंसी बिल्डिंग के कई हिस्सों में तोड़फोड़ कर रहा था। ये वहां के लोकल टीएमसी काउंसलर सुकांता सेन शर्मा के लिए काम करता है, ऐसा लोकल्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। बट इंटरेस्टिंगली सुकांता ने इसे पार्टी मेंबर मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हर टीएमसी सपोर्टर पार्टी वर्कर थोड़ी ना होता है। फिर यह है ऋषिकांत मिश्रा। यह बंदा प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहा था और इंडियन एक्सप्रेस की उसी रिपोर्ट के हिसाब से यह भी एक टीएमसी वर्कर ही है। अब ऐसे नामों का मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, कई सारे नाम है और इसमें कुछ फीमेल वर्कर्स भी है। और शॉकिंग बात जानते हो क्या है? ये सब लोग वहां हॉस्पिटल के नियर बाय रेडियस के टीएमसी पार्टी वर्कर्स हैं। मतलब जरा मुझे बताओ, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोकल वर्कर्स बिना पार्टी के हाई कमांड के इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही टाइम पर एक ही जगह पर अटैक कैसे कर सकते हैं? प्रोटेस्ट तो डॉक्टर्स कब से कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी दिन उसी टाइम पर हजारों लोग प्रकट कैसे हो गए? पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे। अब चलो, कुछ लोगों को ये प्रूफ्स भी कम लग रहे होंगे, तो एनडीटीवी ने एक टीएमसी लीडर से बात की जिन्होंने, मुझे पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन उन्होंने खुद टीएमसी को इस सब के लिए ब्लेम कर दिया है। यस, विच इज क्वाइट वियर्ड। उन्होंने बताया कि खुद कई टीएमसी लीडर्स को लगता है कि ममता गवर्नमेंट ने इस केस को काफी ढीले तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। यही नहीं, खुद टीएमसी के सीनियर एमपी सुखेंदु शेखर राय ने भी सीबीआई से कहा कि उन्हें कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष को इंटरोगेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि एमपी सुखेंदु शेखर, जो कि खुद टीएमसी के ही एमपी है, जैसे ही उन्होंने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया टीएमसी के खिलाफ, उनका मुंह बंद करने के लिए टीएमसी ने उन्हें भी एक समन भेज दिया। इनके अलावा उस हॉस्पिटल का टीएमसी डॉक्टर्स यूनियन भी यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल को बचाने के लिए ही उनका हॉस्पिटल से रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन आखिर टीएमसी के ही वर्कर्स एंटी टीएमसी बात क्यों कर रहे हैं? वेल, दरअसल रिपोर्ट्स ये है कि टीएमसी पार्टी में अब दो गुट बन चुके हैं, जो एक ममता बनर्जी को ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा गुट उनके खिलाफ रिबेल कर रहा है। उनका ओपनली ये एलिगेशन है कि ममता गवर्नमेंट इस केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। और सिर्फ यही नहीं, खुद विक्टिम डॉक्टर के लॉयर भी ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि इस केस के पीछे टीएमसी का क्लियर हाथ है। अब अगर इस केस के लॉयर खुद ही ये क्लेम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ वैलिड प्रूफ्स और एविडेंसेस होंगे जो वो कोर्ट में शो करेंगे। और अब फाइनल बात रही इस एलिगेशन की कि संदीप घोष और संजय रॉय भी खुद टीएमसी से ही जुड़े हुए हैं, तो हमें इसके भी कुछ प्रूफ्स मिले हैं। पहले तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ टीएमसी के लीडर्स ने खुद प्रिंसिपल पर एलिगेशंस लगाए, पर इनकी हिस्ट्री अगर देखोगे ना, तो इन पे 2023 में 2 बार करप्शन और रैगिंग करने जैसे सीवियर आरोप भी लगे थे। लेकिन इसके बाद भी इन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाला ही नहीं गया। इनफैक्ट अभी भी तो इनके रिजाइन करते ही तुरंत इन्हें एक नया जॉब भी दे दिया गया। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी रूलिंग पार्टी टीएमसी से डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर है, वरना मुफ्त में इतने सारे फेवर्स किसी को नहीं मिलते भाई। और रही बात मेन एक्यूज्ड रेपिस्ट संजय रॉय की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इस बंदे का हॉस्पिटल में इतना होल्ड था कि ये पेशेंट्स को तक बेड दिलाने के पैसे लेता था। इसमें ये कई बार पकड़ा भी गया था। और जानते हैं हॉस्पिटल में बेड एलोकेशन कौन देखता था? टीएमसी के लोग। मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें बेड्स दिए जाते थे जो इन जैसे गुंडों को घूस देते थे। इस लेवल का करप्शन था। और अगर ये सारे प्रूफ्स भी आपको कम लग रहे हैं ना, तो ये है टीएमसी के मिनिस्टर, जो सबको ओपनली धमकी दे रहे हैं कि अगर ममता दीदी के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा ना, तो उसका हाथ काट देंगे। कैन यू बिलीव दिस? किस लेवल की दादागिरी वेस्ट बंगाल में आज चल रही है? ऐसा होगा तो कौन से कॉमन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाएंगे? और अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि टीएमसी सरकार ने विमेन सेफ्टी के लिए राटेरर साथी नाम की एक स्कीम निकाली है, जो नाइट ड्यूटी करने वाली बंगाली फीमेल्स की सेफ्टी इंश्योर करेगा। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई नाउ? व्हाई सो लेट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग?
2016 और 2019 में उसी आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक और एक केस हुआ था। कुछ लोगों ने वहां के जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की थी। इस बात पे सभी डॉक्टर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर कर दिया। उल्टा उन्हें धमकाया गया कि अगर उन्होंने प्रोटेस्ट बंद नहीं किए ना तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। 700 डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल छोड़ भी दिया था, फिर भी डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि मामला मीडिया में नहीं आया था ना। इनफैक्ट उस हॉस्पिटल में 16 साल तक नौकरी कर चुके एक डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने तो आज से 2 साल पहले ही बंगाल के सीएम को, गवर्नर को, यहां तक कि इंडिया के प्रेसिडेंट को तक लेटर लिखकर बताया था कि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं और एक मेगा लेवल का करप्शन चालू है। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। मतलब आरजी कर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। कुछ सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसने लिटरली हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम लेकर कंप्लेन फाइल की थी कि इन सारे इलीगल कामों के पीछे इन्हीं का हाथ है। लेकिन इसके बावजूद उस प्रिंसिपल के साथ क्या हुआ? नो एक्शन एट ऑल। लेकिन आज जब पूरी देश की जनता एक हो गई है, सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं, जब उनका रेजिग्नेशन डिमांड किया जा रहा है, We will get rid of Mamata Banerjee. देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, तब जाके टीएमसी गवर्नमेंट को यह रियलाइज हो रहा है कि हमें अपना काम शायद सही से करना चाहिए और एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। अगर यही एक्शन पहले लिया जाता था, 23 साल से आपके पास सारा रिकॉर्ड, सारा इंफॉर्मेशन है कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे उस हॉस्पिटल में, तो शायद इतने सालों तक जो जो हादसे हुए, जिन जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वो मंजर उनकी फैमिलीज को और इस देश को कभी भी नहीं देखना पड़ता। और इसीलिए मेरा मेन सवाल यह है कि क्या सरकार रेप और मर्डर जैसा एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? शर्मनाक बात तो यह है कि आज हमारे समाज में रेप्स जैसे क्राइम्स आम क्राइम हो गए। डेटा के हिसाब से हमारे देश में हर रोज 90 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट हो रहे हैं। असली गिनती कितनी है ये तो किसी को भी नहीं पता। और इसीलिए हमारी मांग सिंपल है, ऐसे मुद्दों को टॉप प्रायोरिटी दी जाए, उन्हें कभी भी दबाया ना जाए सत्ता के लिए या किसी भी और रीजन के लिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी हर एक भारतीय सिटीजन की एक बेसिक नीड है। हर देश में, हर सिस्टम में संजय रॉय जैसे दरिंदे होते हैं, लेकिन इन पर अगर एक्शन ना लिया जाए या फिर जस्टिस को डिले किया जाए तो ऐसे अपराधियों को सरकार की नजरअंदाजी से शय मिल जाता है, हिम्मत मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। इस देश में कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस सोच से वो ऐसे क्राइम्स दोहराने लगते हैं। और इसीलिए हमारी मांग बस इतनी है कि देश में कड़े से कड़े कानून तो बनने ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन कानूनों का पालन होना चाहिए, उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए ठीक तरीके से। सरकार को सिटीजन्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सिटीजन्स बताए कि आपको अपना काम अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। अभी लेटेस्ट ही रिपोर्ट है, 1992 के अजमेर रेप केस में 6 अपराधियों को 5 लाख का जुर्माना और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इन्होंने कम से कम 100 नाबालिग बच्चियों का रेप किया था, यानी कि उनकी सजा पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई, जो सारे रेप्स में सबसे कड़ी सजा मानी जाती है। लेकिन इज दिस रियली इनफ? ये क्राइम कभी हुआ था और 20 साल बाद इनको सजा मिलती है। ऐसे गुनाह करने वाले लोग पर्वर्ट्स, एजुकेटेड से एजुकेटेड और अमीरों से अमीरों घरों में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम एजुकेशन की है ही नहीं, बल्कि सोच की प्रॉब्लम है। ये एक मानसिकता है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सख्त कानून ही कर सकता है। और इसीलिए हमें हमारे कानूनों को बदलने की जरूरत है, उन्हें एग्जीक्यूट करने वाले एजेंसीज को और सख्त बनाने की जरूरत है, और सिस्टम में जहां जहां पे करप्शन है उसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत है, ताकि अगली बार कोई भी पर्वर्ट इंसान किसी भी लड़की को बुरी नजर से देखने से भी पहले 100 बार सोचे। और इस मुद्दे को कुछ ही दिनों में हमें भूल नहीं जाना है। आज पूरा देश जब एक हुआ है तब जाकर हम इतना बड़ा इंपैक्ट ला पाए, और इसीलिए अगर इस बार नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मैं इस वीडियो को ट्विटर पर भी अपलोड करूंगा। जितना हो सके देश के बड़े से बड़े अथॉरिटीज को इसमें टैग करना, ताकि इस बार तो एटलीस्ट हम कुछ बदलाव ला पाए।
हमारे देश की 50% आबादी हमारी औरतों के लिए, हमारे माँ और बहनों के लिए एक सुरक्षित समाज बना पाए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पॉलिटिक्स में जहां जहां पर करप्शन है उस पर सवाल उठाकर उसे जड़ से उखाड़ पाए। और ये तो आप लोगों ने भी आज देख लिया कि जब हम सवाल उठाते हैं, जब हम लोगों को टैग करते हैं, जब हम लोगों पर आवाज उठाते हैं, दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तब जाकर इंपैक्ट आता है, हमारा समाज सुधरता है। सो लेट्स ऑल कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट फॉर दिस कॉज। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देखे होंगे जो वीडियो था वो पूरा फुल देखे हैं, जो देखे है वो आप जान सकते हो कि कितना सच है कितना झूठ है, सब प्रूफ देके डिटेल्स में बताया। तो आप लोगों का क्या राय है क्या नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी देख सकते हो जाके उनका ऑफिशियली चैनल को, सौरभ ठाकुर चैनल पे जाके उनका ही वीडियो है। तो मिलते हैं फिर और एक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।